हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने क्लास 12 की सब्जेक्ट जियोग्राफी में इंग्लिश मीडियम में ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11.1 यानी चैप्टर 11 जो है ये अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 जो है वो अपना है रिलेटेड वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड जो है इस लेसन का नेम है। तो अपने जो है आज वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इस वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपने इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, देखिए मानव जीवन जो है, इस मानव ने अपने आप को जब स्थापित किया या अपने आप का जब विकास किया, तो उस विकास के बाद में इसने उत्पादन करना स्टार्ट किया, यानी कुछ अपने चीजें जो हैं उनका प्रोडक्शन करना इसने स्टार्ट कर दिया। और प्रोडक्शन स्टार्ट कर अपना यूज करने के बाद में जो चीजें बची, उन चीजों को आगे इन्होंने एक्सपोर्ट करना, इन्हें बेचना स्टार्ट कर लिया। तो धीरे धीरे ये जो रूप है, ये रूप आगे एक ट्रेड के रूप में जो है वो सामने आने लग गया। तो ट्रेड के रूप में जब ये सामने आने लग गया तो वो एक व्यापार की श्रेणी में आ गया। तो अपने आज जो है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। बिजनेस जो होता है, या ये बात करें भी, बिजनेस जो है वो कम्स फ्रॉम टर्सरी एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो कहाँ आता है, बिजनेस कम्स फ्रॉम द टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी जो है, इस टर्सरी एक्टिविटी के अंदर जो है अपने बिजनेस आता है। ये जो है एक बिजनेस जो है, इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है। भाई बिजनेस जो है वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी भी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसको भी कहा जाता है बिजनेस को। देखिए कोई भी जो बिजनेस होता है उस बिजनेस को अपने 2 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कोई भी बिजनेस है, बिजनेस जो है, बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेवल। 2 लेवल्स के अंदर इसको अपने डिवाइड कर सकते हैं। जो 2 लेवल्स है वो कौन कौन से आते हैं, इसमें 2 लेवल्स जो आते हैं वो आता है एक तो इंटरनेशनल और एक आता है नेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड जो है ये आता है। अब यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन जो है उसकी बात करते हैं। भाई व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड वह ट्रेड है जिसके अंदर एक्सचेंज की जाती है गुड्स और सर्विस जो होती है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स बिटवीन डिफरेंट नेशंस। यानी ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन अगर बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल borders between different nations। यानी जो डिफरेंट नेशंस हैं उन डिफरेंट नेशंस के बीच में नेशनल बॉर्डर को जो क्रॉस करके जो गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंजिंग की जाती है, वो जो कंडीशन होती है वो होती है इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड की मान लीजिए जैसे अपने इंडिया की बात करें, इंडिया है अपना,
इंडिया को मान लीजिए, इंडिया अपना यहाँ से एक्सचेंज कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, मीन्स यहाँ से इंडिया ने यहाँ से भेजा, अपने रॉ मटेरियल भेज दिया यूएसए में, यूएसए में रॉ मटेरियल भेज दिया इसने, जैसे आयरन भेज दिया वहाँ रॉ मटेरियल, आयरन का रॉ मटेरियल इसने यहाँ यूएसए में भेज दिया। यूएसए में काफी डेवलपिंग कंडीशन में है इंडस्ट्रीज, तो यूएसए भेज दिया। यूएसए ने इस रॉ मटेरियल से क्या किया, मशीनें बना ली या मशीनरीज बना ली, मशीनरीज जो हैं इसने बना ली यूएसए ने, और ये मशीनरीज वापस यहाँ आ गई। तो यहाँ से इन्होंने रॉ मटेरियल तो भेजा लेकिन ये मशीनरीज वापस ले ली। तो इन दोनों देशों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और उस इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो ये ट्रेड क्या ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है। तो इस ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। इंटरनेशनल और फॉरेन जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड के अंदर अपने जो है ट्रेड्स इज दैट रूट विच हैपेंस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो इसमें जो है 2 या मोर जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बीच में किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बाद एक आता है अपने इंटरनल, यानी ये इंटरनेशनल हो गया। इंटरनेशनल के बाद आता है एक इंटरनल ट्रेड, या इसको कह देते हैं और इसको बोल देते हैं इंटर रीजनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड या इंटर रीजनल ट्रेड ऑन द कॉन्टेंटरी। इंटरनल और इंटर रीजनल ट्रेड इज आल्सो डन बिटवीन पीपल लिविंग विद इन सेम कंट्री। यानी ये कहां होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ट्रेड इज डन जो है कहां किया जाएगा, डन बिटवीन पीपल लिविंग इन सेम कंट्री। तो इंटरनल ट्रेड कौन सा ट्रेड होता है, वह ट्रेड जो कहां होता है, एक ही देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों द्वारा किया जाता है। वो ट्रेड अपने कौन सा आता है, इंटरनल ट्रेड में आता है। तो देखिए इंटरनल ट्रेड ये होता है। इंटरनल ट्रेड जो है ये अपने रीजनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, यानी सेम कंट्री के अंदर आता है। एंड नेशनल ट्रेड जो है वो क्रॉस द कंट्रीज पॉलिटिकल बाउंड्रीज को करता है, क्रॉस और बाउंड्री को क्रॉस करते हुए ये करता है। इसी के लिए अपने ये आता है, अभी इसमें जो है क्वालिटेटिव जो प्रोडक्ट होते हैं वो देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्वांटिटिव जो डिफरेंसेस जो हैं वो इसके बीच में आते हैं ट्रेड के, और उनको अपने यहाँ पर देखा जाता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में था। इसके बाद आगे जो पॉइंट आता है अपने, वो आता है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की जो हिस्ट्री है वो क्या रही है, भाई हिस्ट्री जो है इसकी वो क्या रही है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए हिस्ट्री जो है इसकी वो भी काफी रोचक रही है। या इसकी बात करें जैसे एनिशियंट अगर टाइम की बात करें, तो एनिशियंट टाइम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स था वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होते थे, लॉन्ग डिस्टेंस के साथ होते थे, लेकिन वो रिस्की होता था। क्योंकि रास्ते से जाते थे, कच्चे रास्ते से, तो वहाँ पे डकैत वगैरह है, चोर वगैरह है, प्राकृतिक जो नेचुरल अपने डिजीजेज वगैरह जो हैं वो आ जाती थी, तो उससे थोड़ी सी रिस्क रहती थी। एंड देयर फॉर द ट्रेड वाज लिमिटेड टू लोकल मार्केट, और इसके कारण जो था ये लोकल मार्केट के अंदर ही था। पीपल यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑन बेसिस नीड्स, अपनी जो बेसिस नीड्स थी उनके ऊपर जो रिसोर्सेज थी उनको यूज करते थे, जैसे फूड एंड क्लॉथ जो थे उनकी बेसिस जो अपने नीड थी। ओनली सिर्फ जो रिच पीपल थे, वो रिच पीपल जो है वो बाय करते थे ऑर्नामेंट या एक्सपेंसिव जो गारमेंट्स वगैरह थे उनको। एंड सो रिजल्ट टू द ट्रेड ऑफ लग्जरी गुड्स स्टार्टेड, जो लग्जरी आइटम्स थी उनका अपने ट्रेड स्टार्ट हो गया। इसी टाइप में एक आपने पढ़ा होगा शायद 10th की क्लास में आता है एनिशियंट सिल्क रूट। तो इसी प्रकार से एक अपने द एनिशियंट सिल्क रूट जो आता है, तो उसका एक अर्ली एग्जाम्पल मिलता है अपने को, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड था विद कनेक्ट रोम टू चाइना। यानी ये जो सिल्क रूट था ये क्या करता था, रोम टू चाइना को जोड़ता था, रोम टू चाइना।
रोम टू चाइना को कनेक्ट करता था। और यहाँ से जो है अपने बहुत से जो चीजें हैं वो यहाँ से जाती थी। लगभग ये माना जाता है अभी इसकी जो डिस्टेंस थी, ये लार्ज जो था वो 6000 किलोमीटर लॉन्ग रूट था। 6000 किलोमीटर लॉन्ग रूट जो है वो ये था। इसकी जो लेंथ थी रूट की, वो अपने ट्रेड रूट की, वो 6000 लॉन्ग रूट था। मर्चेंट्स यूज द ट्रांसपोर्ट सिल्क, यहाँ से जो है अपने सिल्क जो थे उनको ट्रांसपोर्ट करते थे। प्रीसियस जो मेटल्स वगैरह जो हैं उनको, टेक्सटाइल्स है, स्पाइसेस है, एंड मैनी अदर एक्सपेंसिव जो आइटम वगैरह जो थी उन आइटम को अपने यहाँ पर मेड इन चाइना में बनती थी, जो वहाँ से फ्रॉम द इंटरमीडिएट लोकेशन ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया टू रोम, तो वहाँ पे ये ट्रेड किया जाता था। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रोम एम्पायर देयर वाज एन इंक्रीज इन यूरोपियन कंट्रीज कॉमर्स ड्यूरिंग द 12th एंड 13th सेंचुरी। 12th एंड 13th सेंचुरी के अंदर डेवलपमेंट आ गया यूरोपियन कंट्री के अंदर। वहां पर जो डेवलपमेंट हुआ वो सो सी वर्थी विसल्स जो थे, उन सी वर्थी विसल्स के कारण जो ट्रेड है वो बिटवीन यूरोप एंड एशिया जो था उनके बीच बिटवीन में इंक्रीज होने लग गया। यूरोपियन कॉलोनिज्म जो है बिगेन फ्रॉम द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के बीच में अपने जो है यूरोपियन कॉलोनिज्म आ गया और इसने जो ट्रेड है वो फॉरेन गुड्स वगैरह जो है उसका ट्रेड करना स्टार्ट कर लिया। और एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है इसने स्टार्ट किया जिसको अपने स्लेव कहा जाता है, स्लेव ट्रेड। यूरोपियन ने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जिसे कहा जाता है स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड 15th सेंचुरी के लगभग। तो ये गुड्स वगैरह जो बेचते थे, इसी के साथ में एक न्यू फॉर्मेशन जो है ट्रेड किया जिसे स्लेव ट्रेड कहा जाता है। अब स्लेव ट्रेड में होता क्या था, जैसे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो लोग थे उन लोगों पर कॉलोनिज्म था इनका, तो कॉलोनिज्म के कारण वहां से लोगों को ये ले जाते थे। और एक न्यू डिस्कवर्ड जो इनका अपने एरिया था अमेरिका, उस अमेरिका एरिया के अंदर ले जाकर वहां से इनसे कृषि वगैरह जो है या जो भी वर्क था वो वहां करवाया जाता था, तो वो यहाँ से लोगों को ले जाकर वहां पर बेचते थे, तो वो स्लेव ट्रेड के अंदर आता था। तो यूरोपियन जो कॉलोनिज्म है इसने काफी अपने जो है वृद्धि की। इसके अलावा अपने पुर्तगीज थे, डच थे, स्पेनिश जो थे, फ्रेंच जो थे, ब्रिटिश जो थे, ये सारे इन्वॉल्व हो गए और ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी बढ़ गई। प्लांटेशन की जो एग्रीकल्चर वगैरह जो है जो कॉलोनिज्म जो इन्होंने लगाई उनके अंदर ये करने लग गए, तो इस टाइप से ये जो है बढ़ने लग गया। तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स बिकम लेस इंपॉर्टेंट एंड इंडस्ट्रियल नेशंस बिकम द मेन कस्टम्स ऑफ ईच अदर। तो जो अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था वो प्राइमरी गुड्स का वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में फर्स्ट बार जो है अपने टैक्स है या सर्विस जो है, इस सर्विस को या क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्टिव जो थी उनको सुधारने के लिए एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया, गेट जो है उस गेट को बनाया गया। गेट के बाद में अदर जो बनाया गया वो बनाया गया जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे WTO बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे इसके अंदर जो है अपने इंक्रीजमेंट होता रहा और इसका डेवलपमेंट होता गया। तो ये डेवलपमेंट हो गया हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। इसके बाद में आगे जो पॉइंट आता है अपने वो आते हैं बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल जो ट्रेड है इसके बेस क्या हैं? कोई भी अगर अपने ट्रेड किया जाता है तो उस ट्रेड के बेस जरूर होते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो होती है, तो इसके बेस क्या है? बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के बेस क्या है? तो देखिए पहला जो बेस आता है वो आता है इसका डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेज। डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेज। डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर डिफरेंसेस।
तो मेनली आप जानते ही होंगे भी कहीं भी कोई भी जो अपने एरिया मिलता है या रीजन मिलता है उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है उस फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर काफी डिफरेंस मिलती है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज जियोलॉजी, एल्टीट्यूड, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर such as geology, altitude variations, ठीक है, variations in soil and agriculture, क्लाइमेट जो है, केज है, अन्य जो है, ये जो चीजें मिलती हैं इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है जो नेशनल रिसोर्स हैं अपने वर्ल्ड के उनके अंदर। तो ये अपने नेशनल जो रिसोर्सेज है इनमें अनइक्वल जो डिफरेंस पाया जाता है। जैसे अपनी बात करें जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होती है, तो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो डिटरमाइन करती है अपने मिनरल रिसोर्स बेस को। द सरफेस वेरिएशन जो होती है उस सरफेस वेरिएशन को अपने इंश्योर करती है, अभी वहाँ पे किस टाइप की अपने क्रॉप्स होगी, किस टाइप के वहाँ पे एनिमल्स वगैरह जो हैं वो मिलेंगे, या जो माउंटेन्स वहाँ जो होते हैं या लैंड सरफेस जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, माउंटेन्स जो है वो वहाँ पर अपने अट्रैक्ट करते हैं, जैसे टूरिज्म को, प्लांटेशन को प्रमोट, टूरिज्म वगैरह जो है उसको करते हैं। तो अपने जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में ये आता है। जैसे डिफरेंसेस इन नेचर के अंदर बात करें मिनरल रिसोर्सेज की, तो मिनरल जो रिसोर्सेज हैं वो आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अराउंड द वर्ल्ड, तो सारे वर्ल्ड के अंदर वो अनइक्वली अपने डिस्ट्रीब्यूटेड मिलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल सर्विस जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अपने बेस देते हैं, ठीक है, तो बेस देते हैं, तो उससे अपने जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो होता है वहाँ पे। इसी प्रकार अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट द टाइप ऑफ प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज विच सर्वाइव इन गिवन रीजन, जिस रीजन के अंदर ये होते हैं वहाँ पे कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इट आल्सो इंश्योर द वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी है उसको करते हैं, जैसे कहाँ से अपने को वूल मिलेगी, क्रॉप्स मिलेगी, क्या चीज मिलेगी, तो वो सारी चीजें जो हैं इसको इफेक्ट करती है। इसके बाद सेकंड जो अपना पॉइंट इसमें आता है बेस के अंदर वो आता है पॉपुलेशन फैक्टर। सेकंड जो आता है वो आता है पॉपुलेशन फैक्टर। अब पॉपुलेशन फैक्टर की बात करें तो देखिए पॉपुलेशन जो होती है तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, साइज है या डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अफेक्ट करती है। वहाँ के जो अपने बिजनेस का जो टाइप है या कम्युनिटी जो है वहाँ का, उस कम्युनिटी का टाइप या क्वांटिटी जो है उसको ये इफेक्ट करता है या इफेक्ट करता है। जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका किस टाइप से पाया जाएगा, उसका जो साइज है वहाँ किस साइज से अपने पॉपुलेशन वहाँ पे मिल रही है, या अपने ये हो सकता है अभी जो अपने उनकी जो बोलते हैं अपने ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस टाइप की मिल रही है, पॉपुलेशन के अंदर डाइवर्सिटी जो है वो किस टाइप की मिल रही है। तो इसके अंदर अपने टू टाइप के अपने पॉइंट जो है वो आते हैं अपने, एक तो आता है कल्चरल फैक्टर और एक आता है पॉपुलेशन साइज। इसमें पहला जो आता है वो आता है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर्स, अब कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो देखिए कल्चरल फैक्टर में क्या होता है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट जो होती है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर इवॉल्व इन स्पेसिफिक कल्चर्स। स्पेसिफिक कल्चर्स होते हैं तो उनके अंदर वेरियस टाइप की अपनी आर्ट्स होती है, हैंडीक्राफ्ट्स जो होती है उसकी आर्ट उनके पास होती है, एंड विच आर अप्रिशिएट थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उससे क्या है जो सारे वर्ल्ड के अंदर वो फेमस हो सकती है। तो अलग अलग जो कंट्रीज है वहाँ पर जैसे कहीं पर अपने ब्लैंकेट्स वगैरह अच्छे बनाए जा सकते हैं, तो कहीं पे अपने जो उटेंसिल्स हैं अपने वो अच्छे बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो आर्ट है, अलग अलग पीपल होते हैं अलग अलग रीजन के अंदर, कंट्रीज के अंदर, तो वो आर्ट जो है वो कल्चरल फैक्टर को इफेक्ट करती है। जैसे अगर बात करें एग्जांपल ऑफ बेस्ट क्वालिटी पर्सलिन एंड ब्रोकोड इन प्रोड्यूस्ड इन चाइना, चाइना में होते हैं ये,
कारपेट्स जो हैं ईरान के फेमस हैं, कारपेट वगैरह जो बनाए जाते हैं वो। इसके अलावा जो लेदर वर्क जो है वो अपने नॉर्थ अमेरिका का लेदर वर्क जो आता है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका नहीं है, लेदर वर्क जो है नॉर्थ अफ्रीका का आता है। इंडोनेशिया के जो अपने बुटीक है, बुटीक जो है इंडोनेशिया के वो बुटीक आते हैं अपने, बुटीक क्लोथिंग जो है वो अपनी फेमस काफ़ी है यहाँ पे, तो वो अपने आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट जो है ये कल्चरल फैक्टर भी अपने इसको इफेक्ट करता है। दूसरा इसमें आता है पॉपुलेशन साइज, बी आता है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज, देखिए पॉपुलेशन साइज जो है ये भी जो इंटरनल अपने ट्रेड होता है, इंटरनल ट्रेड इज मोर इन कंट्रीज विद इंटेंसिव हैबिटेशन, जहाँ पे इंटेंसिव हैबिटेशन पाया जाएगा। द एक्सटर्नल ट्रेड इज लेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड बाय लोकल मार्केट, तो कंज्यूम जो है वो लोकल मार्केट से हो जाते हैं, तो एक्सटर्नल ट्रेड वहाँ पे कम होता है। क्योंकि पॉपुलेशन साइज बड़ा होगा तो पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे वर्क करेगी और वर्क कर अपना जो प्रोडक्शन है वो कर लेगी, और इनमें जो है वहाँ पे लोकल मार्केट की जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रोडक्ट वगैरह बनाते रहते हैं, और पॉपुलेशन साइज जो है वो इसको इफेक्ट करता रहता है। थर्ड इसमें आता है फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थर्ड जो आता है वो है फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये देखिए कैसे इफेक्ट करता है। तो देखिए जो नेचर है कमोडिटीज का, कमोडिटीज जो ट्रेड है वो वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग होता है। ऑफ कंट्री चेंजेस, जो कंट्री है उनके अंदर चेंज वगैरह जो आता रहता है। अब मान के चलिए कई कंट्री जैसे हैं जहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर जो है इम्पोर्टेंट है, तो वो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनको अपने जो है प्रोडक्शन करते हैं या प्रोडक्ट जो है वो अपने बनाते हैं, एंड वो एक्सचेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होती है उनसे उनको एक्सचेंज करते हैं। इंडस्ट्रियल जो नेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं मशीनरी वगैरह जो होती है उनके पास, या मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इंपोर्ट वो क्या करते हैं, वहां से जो फूड है या अदर जो रॉ मटेरियल जो मिलता है उनको, तो वो अदर रॉ मटेरियल या फूड जो है उसको वो एक्सचेंज कर इंपोर्ट कर लेते हैं, और अपने यहाँ पे जो मशीनरी बन रही है या मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स बन रही हैं उन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को भेज देता है। तो इस प्रकार से जो ये फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है ये भी अपनी ये जो है बेस जो है इसका इंटरनेशनल ट्रेड का उसको इफेक्ट करता है। इसके बाद आता है फोर्थ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। फोर्थ जो आता है वो आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो जो अपने डेवलपिंग कंट्रीज है उन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अपने प्रमोट करना चाहिए फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास में इतनी कैपिटल नहीं है कि वो अपने यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह लगा सके या इंडस्ट्रीज का जो है डेवलपमेंट कर सके, या यहाँ पे जो उनके पास रॉ मटेरियल जो है उस रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बना कर मैन्युफैक्चरिंग कर उसको आगे बेच सके। तो इसलिए जो है अपने फॉरेन जो अपने इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको बुलाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, उन्हें भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे वहाँ किया जाएगा तो उससे अपने जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्री है वो ट्रेड जो है वो डेवलप होगा, और ट्रेड डेवलप होकर आगे जो है बढ़ता जाएगा और डेवलपिंग होता जाएगा। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उस लिमिट को भी अपने बढ़ाना चाहिए, उससे अपने जो है ये अच्छा होता है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन। फिफ्थ है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए एनिशियंट टाइम की अगर बात करें तो एनिशियंट टाइम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो था ये लिमिट था, और जो ट्रांसपोर्ट जो होता था वो अपने काफ़ी लॉन्ग रूट से होता था। ट्रेड जो था उस ट्रेड के अंदर जब लोग जाते थे तो इनके पास इतने मीन्स नहीं थे कि अपनी जो थिंग्स है या गुड्स हैं उन गुड्स को आसानी से वो कहीं ले जा सकें और अपने ट्रेड कर सकें।
तो जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है वो भी एक बेस देती है इंटरनेशनल ट्रेड को। आजकल जैसे अपने शिप वगैरह आ चुके हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह बन चुके हैं, रोड वगैरह हो चुकी हैं, रेलवे लाइंस वगैरह हो चुकी हैं, तो उससे क्या है अपने जो ट्रेड है वो आसानी से हो सकता है कहीं भी किसी भी कंट्रीज के साथ। तो उससे अपने ट्रेड के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है और इसको बेस मिलता है, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है वो भी अपने ट्रेड में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद में आगे आते हैं अपने इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगला जो पॉइंट आता है अपना वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंपॉर्टेंस जो है वो इसका क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का? तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का इंपॉर्टेंस जो होता है वो हर एक कंट्री के लिए होता है। जैसे वहां पर मैग्नीट्यूड जो ट्रेड है वो कितना है, ट्रेड कॉम्बिनेशन जो है वो किस टाइप से पाया जा रहा है, ट्रेड डायरेक्शन जो है उसकी वो क्या है, ट्रेड बैलेंस जो है उसका वो क्या है। तो इस प्रकार से जो है वो सारी कंडीशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंस देती है अपने इंटरनेशनल ट्रेड को। तो इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड। मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड क्या है? देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड मींस यानी वहां पे जो अपने परिणाम है वो क्या है, इसके अंदर जो एक्चुअल वेट होता है, यानी जो एक्चुअल वेट है कमोडिटीज जो ट्रेड किया जाता है कमोडिटीज का, उस ट्रेड का जो एक्चुअल वेट जो होता है उस एक्चुअल वेट को अपने मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड कहा जाता है। जो कमर्शियल सर्विसेज होती है उन कमर्शियल सर्विसेज के द्वारा अपने जो है जो कंडीशन हो रही है उसको मेजर्ड किया जाता है और मेजर्ड कर उसको देखा जाता है, उसकी जो टोटल वैल्यू आती है उस टोटल वैल्यू जो गुड्स और सर्विसेज की है उसके साथ में इसको अपने कंपेयर करके देखा जाता है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड निकलता है, तो उसे मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड जो है आज हो गया है, इसके बाद में जो पॉइंट रहते हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।